वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कैसे फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हमें अम, किस तरह से हमें वीएफएक्स ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फ्रांस वीज़ा। जैसे आप फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा, प्लस आपको एक नंबर मिलेगा। वो दो चीज़ के साथ आपको वीएफएक्स में जाना। वीएफएक्स के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए हम देखते हैं आज। सबसे पहले आपको जाना है वीएफएक्स वीएफएक्स ग्लोबल। आपको इस वाले वेलकम टू वीएफएक्स ग्लोबल वाले वेबसाइट में आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना है, मेक टेक मी टू द वेबसाइट। फिर यहाँ पे आपको दो चीज़ देना है, जैसे आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, हम कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंडिया, एंड किस कंट्री के लिए हम कहाँ जाना चाहते हैं या कहाँ जा रहे हैं। सो हमें जो करना है फ्रांस, देन टेक मी टू द वेबसाइट। अब यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएफएक्स ग्लोबल का वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ पे चार ऑप्शन, अप्लाई फॉर ए वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, ऑप्शनल सर्विस, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है, तो हमें क्या करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट में जाना है। तो बुक नाउ। ओके, सो आपको थोड़ा ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना पड़ेगा बिफोर बुकिंग योर अपॉइंटमेंट। आपको देखना पड़ेगा, इफ़ यू हैव नॉट येट फिल द फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे है नॉट। और इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल द फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ यू विश टू अप्लाई फ्रॉम होम, ऑलरेडी बुक्ड एन अपॉइंटमेंट। हमें क्या करना है, हमें जाना सेकंड वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रांस वीज़ा अप्लाई कर दिया है, हमें बस अपॉइंटमेंट लेना है। तो यहाँ पे व्यू मोर में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया। यहाँ पे जैसे आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड दिखा रहा है। आपने अगर यूज़र नेम नहीं बनाया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं आई डोंट हैव एन अकाउंट। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह चाहिए, जिससे आप एक अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे ये अकाउंट और फ्रांस वीज़ा वाला अलग है। यहाँ पे आप सेम ईमेल आईडी यूज़ करो, पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज़ करो, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। सो जैसे मैं यहाँ पे मेरा है, तो मैं यहाँ पे जैसे साइन इन कर दिया विथ ईमेल आईडी। अब जैसे आप साइन इन कर दोगे, आप यहाँ पे ये वाला पेज आ जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट न्यू बुकिंग। आपको यहाँ पे आ जाना स्टार्ट न्यू बुकिंग। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको कहाँ आप सेंटर चूज करना चाहते हैं। आपके नज़दीकी जो वीएफएक्स ऑफिस है वहाँ पे आप सेंटर चूज करोगे। तो जैसे सपोज मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं देखूंगा फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कोलकाता। ठीक है, उसके बाद आ गया, ये अपने आप आ गया, चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, डिफॉल्ट वीज़ा आ गया ये। और चूज योर सब कैटेगरी। यहाँ पे आपको क्या था, किस लिए आपको जाना था, आपका टूरिस्ट वीज़ा है या आपका पासपोर्ट टैलेंट है, ये आपको यहाँ पे देना है। तो जैसे आप अगर वीज़ा टूरिस्ट पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे टूरिस्ट करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वर्क परमिट है, उसके बाद साइंटिफिक शॉर्ट स्टे, साइंटिफिक लॉन्ग स्टे। तो आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे आपको जाना है पासपोर्ट टैलेंट होल्डर, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। तो कोलकाता के लिए यहाँ पे डेट दिखा रहा है कि आज जैसे 21 है, 21, तो यहाँ पे 27 को फर्स्ट अपॉइंटमेंट मिल रहा है, मतलब 6 दिन बाद, 6 दिन का बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अपॉइंटमेंट के बाद भी आपको कम से कम मिनिमम 1 मंथ लगता है वीज़ा घर तक मतलब घर तक आने में, क्योंकि वो वीएफएक्स वाले एम्बेसी में भेजते हैं, एम्बेसी से बन के फिर वीएफएक्स में आता है वीज़ा।
फिर VFX वाले आपको आपके घर तक कुरियर करेंगे, तो आपको घर तक आने में एटलीस्ट 1 मंथ कैन बी, ये कभी कभी 2 मंथ या 2.5 मंथ भी लग जाता है, बट एटलीस्ट 1 मंथ। उस हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप कितने दिन बाद जाना चाहते हो, कब आपको वीज़ा अप्लाई करना है। नॉर्मली आपको जाने से मतलब प्लान करने से 1.5-2 महीना पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, जैसे टूरिस्ट के लिए थोड़ा जल्दी आ जाएगा, वर्क परमिट के थोड़ा लेट करेगा, या फिर पासपोर्ट टैलेंट के लिए भी 1.5 महीना लगता है ऑलमोस्ट। जैसे मेरे केस में लगभग 40 डेज लगा था। यहाँ पे फिर आपको यह मतलब आगे ऑप्शन, आपको डिटेल्स देना है। फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। जब आपने फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई किया था यहाँ पे ये वाला ऑप्शन से, तो यहाँ से आपको जो नंबर मिला था वो नंबर आपको यहाँ पे देना है। वो नंबर स्टार्ट होता है FR से। FR सपोज कुछ भी दे दो। फिर आपका फर्स्ट नेम, फिर आ जाएगा लास्ट नेम, जेंडर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी एक डाल दो, इट्स फाइन। करंट नेशनलिटी इंडियन, करंट नेशनलिटी इंडिया। पासपोर्ट नंबर आपको देना है यहाँ पे, जो भी होगा पासपोर्ट नंबर सपोज कुछ भी। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, कब पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंडिया का कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी एक फिक्टिशियस नंबर डाल दिया। एक कोई वैलिड ईमेल आईडी, उसके बाद ठीक है एड्रेस लाइन, कुछ भी एड्रेस लाइन दे दिया हमने। स्टेट, यहाँ पे स्टेट बंगाल, स्टेट नेम, ठीक है। यहाँ पे स्टेट नेम आपको शॉर्ट फॉर्म में देना है, या वो WP। इंटर योर सिटी, कोलकाता, देन आपका पास। जैसे आपने ये पूरा डिटेल्स डाल दिया, फिर आप आ गए सेकंड ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा, जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। OTP जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे OTP डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे OTP डाल दोगे, जो आपका ईमेल आईडी पे भी आएगा और आपके फ़ोन नंबर पे भी आएगा। ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद आपको क्या आएगा, आप अपॉइंटमेंट के सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे जैसे अवेलेबल डेट है, यहाँ पे 27 को अवेलेबल है कोलकाता में। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से आप चेक कर लेना। अगर आप कोलकाता में सपोज लेट मिल रहा है, आपको जल्दी चाहिए, तो आप किसी और सेंटर में चेक कर सकते हो, हैदराबाद में, दिल्ली में, जहाँ पे आपको जल्दी मिले आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको जल्दी नहीं है, तो आप अपने नियरेस्ट सिटी में भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कोलकाता में लिया, सपोज मुझे 28 को लेना है, 28 मैंने 28 कर दिया। यहाँ पे दो दो यहाँ पे होता है 3 स्लॉट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। आपको जो भी लेना है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। सपोज मुझे आफ्टरनून लेना है, आफ्टर लंच मतलब 2 बजे, तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 2 बजे नो स्लॉट्स अवेलेबल, तो शायद हो सकता है इवनिंग में अवेलेबल हो। इवनिंग में भी नहीं है, तो मॉर्निंग में होगा। मतलब 28 को बस मॉर्निंग का स्लॉट अवेलेबल है। अगर आप 29 को चले जाओगे, तो 29 के लिए आपका देख लीजिए, यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग में अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी नॉट, आफ्टरनून में नॉट अवेलेबल, और फिर इवनिंग में भी नॉट अवेलेबल। सो मोस्टली मॉर्निंग में अवेलेबल है, तो उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा। मॉर्निंग मतलब 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, मतलब 8:45 तक
VFX सेंटर चले जाना है। तो मैंने मॉर्निंग का सिलेक्ट कर लिया, फिर टाइम 9 बजे अपने आप, फिर उसके बाद कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपको क्या करना है, सपोज स्टार्टिंग में आपका प्रीमियम लाउंज में है 2957। ये क्या है, प्रीमियम लाउंज आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हो। प्रीमियम लाउंज होता है मतलब आपको कहीं कोई भी VFX ऑफिस में जाके कहीं पे लाइन लगना नहीं पड़ेगा। आपको वो लोग ऑफिस में बिठा के रखेंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वो लोग खुद वेरीफाई कर लेंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे। कुछ फोटोकॉपी चाहिए तो होगा तो भी कर लेंगे, कुछ भी अगर करना पड़ेगा तो वो लोग खुद कर लेंगे, आपने अगर प्रीमियम लाउंज वाला ऑप्शन चूज कर लिया तो। और अगर आपने प्रीमियम लाउंज नहीं लिया तो आपको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। सपोज वहाँ पे किसी एक लाइन पे जाके आपको फोटो का फिंगरप्रिंट देना है तो आपको अलग से लाइन लगाना पड़ेगा। कहीं पे अगर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो अलग से लाइन लगना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस एक ही होता है, बस आपको थोड़ा प्रीमियम लाउंज में थोड़ा टाइम कम लगता है, प्लस आपको चाय चाय पिला देते हैं, पानी दे देते हैं, या फिर आप बैठ सकते हैं, आराम से रूम पे बैठ सकते हैं, आपको लाइन लगना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप प्रीमियम लाउंज नहीं लेते हैं, ऐड नहीं करते हैं इसको, तो आपको लाइन लग के करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट दोनों इज नॉर्मल, दोनों में हो जाता है। कुरियर सर्विस लेना ही है, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो हमारा वीज़ा प्लस पासपोर्ट घर पे वो लोग कुरियर कर दे, हम खुद जाके वहाँ से नहीं ले। तो इसलिए क्या होता है, आप नॉर्मली कुरियर चार्ज को ऐड कर देना। उसके बाद कुरियर एश्योरेंस, ये थोड़ा और होता है कि सपोज कुरियर आपको कभी कभी होता है कुरियर खो जाता है, या फिर कभी कभी होता है कि कुरियर लेट आता है। तो इस केस में आपको अगर कुरियर कुरियर एश्योरेंस में आपने ऐड कर दिया तो आपको क्या होता है, आपका कंफर्म ये है कि मतलब आपका कुछ होने वाला होगा नहीं, मतलब कुरियर कभी खोएगा नहीं, या फिर कभी ज़्यादा डिले भी नहीं होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लेना है कि नहीं। तो जैसे इस केस में मैंने 200 ऐड कर दिया, मैंने ये वाला कुरियर सर्विस ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐड होकर आ गया। अगर मैंने कुरियर एश्योरेंस भी ऐड कर दिया तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा, कंफर्म करने के बाद तो वो भी आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, आपको फिर आ जाएगा ट्रैवल असिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप कहीं बाहर जाओगे तो यहाँ पे दो चीज़ चाहिए। मतलब ट्रैवल असिस्टेंस एक चाहिए कि मतलब आप जब जा रहे हो तो आपका कोई इंश्योरेंस होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस टाइप का कुछ होना चाहिए। तो ये नॉर्मली आप कोई भी वेबसाइट में जाओगे, जैसे मैक्स ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर HDFC ट्रैवल इंश्योरेंस, इस तरह का बहुत सारा ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस है जहाँ पे आपको सिर्फ ऑनलाइन पे करना होगा और वो लोग आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस का एक वो भेज देंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर्म भेज देंगे, जिसको आप यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसमें आपका नॉर्मली 3 महीने का लेते हैं लोग। स्टार्टिंग में 3 महीने का आपको शायद 2000 2500 में मिल जाता है। 2500 में आपका इंश्योरेंस, अगर आपका कुछ खो जाए या फिर आपका एयरपोर्ट पे कुछ खो जाए या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए आपको ये लोग पैसा आपके बाद में पे करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस वाले। तो ये किसी किसी में ज़रूरत होता है, कभी कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ता है। तो इसीलिए कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी आपको आप नहीं भी ले सकते हो। तो कोई नहीं, डिपेंड करता है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने लिया था, हम लोग मैंने इंश्योरेंस लिया था, वो मुझे कुछ 2500 पड़ा था, 3 मंथ का। और फिर उसमें कुछ 50,000 यूरो रिम्बर्स मतलब होना था। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो 50,000 यूरो तक वो लोग पैसा दे सकते थे, मतलब अगर कुछ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ सम एक्सीडेंट। तो आपको उस हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे सपोज आपने अगर ये डेट ऑफ बर्थ, ये आ गया एड्रेस लाइन, ठीक है, ये आ गया ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर ये जैसे यहाँ पे है कवरेज USA, कनाडा, USA, USD, ठीक है, आई एग्री। देन गेट कोड, अगर अच्छा यहाँ पे ये लोग खुद दे देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, यहाँ से ये खुद ट्रैवल इंश्योरेंस दे देंगे, उसके लिए आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टिक मत करना। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ से नहीं चाहिए, आप बाहर से भी ले सकते हो, किसी भी, जैसे मैंने अभी बोला, अलग कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो। यहाँ पे मुझे नहीं लेना तो मैं यहाँ पे अनचेक कर दूंगा इसको, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे आ गया रिव्यू। आप अपना पूरा चेक कर लो, आपका जो भी पासपोर्ट टैलेंट ना नेम जो भी है, डेट वगैरह, कितना पे करना है, 700 आप कुरियर सर्विस का
VFX service is 1971 additional fee this one। फिर उसके बाद आपको इतना आपको पे करना पड़ेगा VFX के लिए। और बाकी जो वीज़ा का अमाउंट होता है लगभग 8 साढ़े 8 हज़ार, मतलब डिपेंड करता है टूरिस्ट केस में या स्टूडेंट केस में। तो वो पैसा आपको VFX में जाके ही पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से जैसे इतना पैसा आपको पे करना पड़ा, बाकी आप जो वीज़ा का अमाउंट है वो आप VFX ऑफिस में जाके पेमेंट कर दोगे। वहाँ पे आप, हाँ एक चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपको VFX में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाने हैं। जैसे आपका पासपोर्ट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, टिकट्स प्लस होटल कंफर्मेशन, स्टूडेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम होस्ट इंस्टीट्यूशन, और बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एप्लीकेशन कि आप एम्बेसी को एप्लीकेशन लिख रहे हो कि आप किस लिए जाना चाह रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कि एप्लीकेशन कि आप, मैं इतने दिन के लिए जाना चाहता हूँ तो मुझे प्लीज़ एक वीज़ा दे दीजिए, मैं यहाँ इतने दिन के लिए जाऊँगा, इतना दिन रुकूंगा। तो एक एम्बेसी को एप्लीकेशन लिखना है रिगार्डिंग वीज़ा। और तीसरी चीज़, सम केस कभी कभी ये लोग आपको बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं, लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट कभी कभी मांग लेते हैं, तो इसलिए वो लेके जाना थोड़ा सही रहता है। इसके अगर इनकेस अगर मांग लिया बैंक स्टेटमेंट, तो वो सब चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होता है, आप मोस्टली सब कुछ कैरी कर लो, ओरिजिनल प्लस एक फोटोकॉपी, ताकि वहाँ पे जो भी जरूरत पड़े आप उसी टाइम शो कर सको। ऑल तो वहाँ पे उनके पास भी सर्विस है कि वो लोग फोटोकॉपी करके देते हैं, तो आप अगर कुछ नहीं भी ले जाओ तो वो लोग फोटोकॉपी करके दे देंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वहाँ पे फिर आपका स्कैन होगा, फिंगरप्रिंट का स्कैन होगा, फिर आपको उसके बाद फोटो लेंगे वो लोग, फोटो मतलब उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाके जाना पड़ेगा। वहाँ पे फोटो भी, फोटो मतलब वो पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना पड़ेगा आपको। और प्लस वहाँ पे उनका आप वो लोग अपने मशीन से आपका फोटो क्लिक करेंगे। तो ये हो गया पूरा VFX ग्लोबल का अपॉइंटमेंट। और जैसे ही आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, वो आपका पासपोर्ट भी उनके पास रख लेगा। और जब वीज़ा आएगा, पासपोर्ट पे वीज़ा छप के जब पासपोर्ट पूरा फिर आपके पास आएगा बाय कुरियर सर्विस। आपको कुरियर का ट्रैकिंग आईडी वगैरह वो लोग मेल कर देंगे। जब आप कुरियर में वो डिस्पैच हो जाएगा आपका पासपोर्ट प्लस वीज़ा, तो वो लोग आपको कुरियर का पूरा ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ दे देंगे। उस हिसाब से आपको ट्रैक करते रहना कहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद आप अपना वीज़ा प्लस पासपोर्ट दोनों रिसीव कर लोगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।